Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are back again with the same unit which we discussed before, Sonnet 116, जो आपका यूनिट 6 है बुक में, जो FSC फर्स्ट ईयर यानी कि 11th स्टैंडर्ड जो आपकी है उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने पोएम के हवाले से डिस्कस किया, उसकी जो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के हवाले डिस्कस किए, ईच एंड एवरीथिंग, एंड वी ट्राई टू पैराफ्रेज द स्टैंजाज एंड एज वेल एज अ समरी आपकी जो पिछले जितने भी लेक्चर्स थे इस यूनिट से रिलेटेड। सो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अभी जो लास्ट पार्ट है आपके इस यूनिट का वो है पोएटिक डिवाइसेस के हवाले से। ये एक वोकैबुलरी पार्ट है जो आपको दिया गया है यहाँ पे कि पोएटिक डिवाइसेस से मुराद है जो पोएम लिखे जाते हैं, जो नज्म लिखे जाते हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन पोएम्स, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कोई पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए उसे इस्तेमाल करते हुए एक पोएट यानी कि एक शायर अपनी शायरी करता है या उसका जो नज़म लिखता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। पोएटिक डिवाइसेस के हवाले से कि पोएटिक डिवाइसेस है क्या, तो इसके हवाले से आपके सामने बुक में, जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ, प्लीज कीप द बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू सो इट वुड बी मच मोर इजियर टू फॉलो अप अलोंग विद मी while watching the video. Okay, so poetry is one of the three major branches of literature. Okay, जो literature होता है, literature से related जो three main branches हैं, major branches हैं, उसमें से poetry एक branch है। ठीक है, the other being prose and drama. prose और drama दो और branches हैं literature के हवाले से, और तीसरा branch है poems. Okay, poetry. पोएट्री अपील्स टू द सेंसेस एंड इमोशंस। ओके, ये ज़्यादा चीज़ें जो है ना, पोएट्री नज्म वगैरह लिखे होते हैं वो आपके इमोशन से रिलेटेड होते हैं, आपके होश व हवास, आपके सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि कोई भी पोएट या शायर जब शायरी करता है या पोएट्री लिखता है वो अपने होश व हवास में ही लिखता है। ठीक है, होश व हवास से हट के नहीं, और उसकी जो इमोशंस होती हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो उसमें उभार आती हैं जो पोएट्री में। सो ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करे तो एक शायर अच्छा शायर बनता है और उसकी शायरी भी अच्छी बनती है। इट डज दिस थ्रू पोएटिक डिवाइसेस, दीज आर एज फॉलोज। और ये चीजें जो है सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस वो इस्तेमाल करते हुए वो पोएट्री को एक खूबसूरत शक्ल देता है। और वो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जो सटायर रेड कलर में यहाँ पे या पिंक कलर में ऑलरेडी मेंशन्ड है आपकी बुक में, जिसे सटायर कहते हैं। सटायर से मुराद क्या है? सटायर इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड बाय द राइटर्स टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज फुलिशनेस एंड करप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी बाय यूजिंग ह्यूमर। सटायर का मतलब जो मजाक करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना एक हवाले से, जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्पेशली प्रेस मीडिया जो होती है उनमें आजकल सटायर के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, कि किसी को कोई पॉलिटिशियन का जो है ये कॉमिक कैरेक्टर बनाया जाता है और बताते हैं जैसे कि उसने करप्शन किया हो, और करप्शन करके वो जो भाग रहा होता है, छुप रहा होता है, ऐसे कुछ ड्रामे कर रहे होते हैं जो मज़ाहिया एक्ट्स होते हैं, उसको मज़ाहिया करके उसकी जो गलत काम है, गलत कामों को मज़ाहिया तरीके से लोगों के सामने पेश करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सटायर। सो सटायर इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड बाय द राइटर्स टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज करना, उसकी तनकीद करना किसी के गलत कामों को, जैसे कि क्या, फुलिशनेस, बेवकूफ़ी, करप्शन वगैरह। और वो किसी इंडिविजुअल पे भी बेस्ड हो सकता है, किसी एक इंसान पे या किसी सोसाइटी के, ओके, माहौल के हवाले से। जो सोसाइटी है हमारा, जो हमारी जो कम्युनिटी है, वहाँ पे जो गलत काम होते हैं, जितनी भी गलतियाँ होती हैं, जो एंटी ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एक्ट से बिल्कुल भी अलग होती हैं, ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ लोगों ने एक मज़ाहिया कैरेक्टर बनाना और उसको एक मजाक में बताना, लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचाना, वो चीज़ें पहुंचाना, मतलब न्यूज़ इन अ सेंस के वो जो कर रहा है उसे एक्सपोज करना। ठीक है,
वो लोगों के सामने लाना कि अगर फॉर एग्जांपल समवन इज इन्वॉल्व इन करप्शन, यही तो मैं आपको पहले से मैंने एग्जांपल दी थी और इसी हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। जैसे कि हमारे जो नेशनल टीवी से रिलेटेड या हमारे जो प्राइवेट, मोस्टली नॉट नेशनल रादर प्राइवेट चैनल्स जितनी भी हैं, उसमें अगर आप न्यूज़ चैनल्स ले लें उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें मेंशन होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स इस तरह होते हैं। अभी प्रोग्राम्स के नाम तो मैं नहीं ले सकता, ना ही मैं चैनल्स के नाम लूंगा, तो उसमें आपने देखे होंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जिसमें पॉलिटिशियन का एक कॉमिक कैरेक्टर बनाते हैं जो मैंने पहले मेंशन किया, और उसका जो करप्शन करने का उसकी जो बेवकूफ़ी होती है कि फॉर एग्जाम्पल उसने कोई बयान दिया हो और उससे वापस मुकर गया हो, फॉर एग्जाम्पल उसके हवाले से कुछ इस तरह के। और जो सबसे फेमस है, आई थिंक सो, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट एज वेल, जैसे कि डोंकी राजा के नाम से एक मूवी बनी थी जिसमें एक जो करप्ट किंग होता है उसके हवाले से कोई स्टोरी होती है, उसको एक मज़ाहिया तरीके से पेश किया गया था। सो दैट इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन द पोएट्री एज वेल, सटायर जिसमें यूज करते हैं ताकि किसी को एक्सपोज करना एक मज़ाहिया तरीके से, कि डायरेक्टली उसका नाम ना लिया जाए बट उसकी जो हरकतें हैं, जो बेवकूफ़ियाँ हैं, फूलिशनेस या उसकी जो करप्शन है, उससे वाजे करना, उसको एक्सपोज करना लोगों के सामने और उसकी तनकीद करना एक मज़ाहिया तरीके से, दैट इज कॉल्ड सटायर। लाइक एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, मोस्ट पॉलिटिकल कार्टून्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल कार्टून्स विच वी विटनेस एवरी डे इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सटायर। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं ये, और एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है सटायर के हवाले से कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉलिटिशियन बनाया गया है, वो ऐसे पैसे लेके जेब में डाल के जा रहा हो ऐसे छुपके देखते हुए, और पीछे से किसी ने उसका मतलब गला पकड़ लिया हो कि मतलब वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया है। एक कार्टून नुमा एक खाके बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में दिए जाते हैं, दैट इज सटायर। ओके, दीज कार्टून्स क्रिटिसाइज सम रिसेंट एक्शंस ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स इन अ कॉमिकल वे। ठीक है, एक कॉमिकल वे मतलब मज़ाहिया तरीके से ये जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उन पे तनकीद करना। ठीक है, जिसने कोई करप्शन की हो उसकी करप्शन को एक्सपोज करना और उसकी करप्शन पे तनकीद करना, जो उसकी रिसेंट एक्शंस होते हैं जो उसने किए हैं गलत काम, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उस हवाले से जो खाके बनते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कार्टून्स शक्ल में, तो वो सटायर है। ये जो सटायर का एक तरीका है। ठीक है, सो दिस वाज satire. I hope you understood. And the next one is irony. Irony क्या है? Irony is a figure of speech where one says the exact opposite of what one thinks. ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कभी कभार उल्टी जबान जो इस्तेमाल होती है इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप देखें तो आयरनी उसे कहते हैं। ठीक है, जो वो सोचता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो वो बोलता है, उसे आयरनी कहते हैं। ठीक है, जो वो सोच रहा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट बोलना, बात करना, उसे आयरनी कहते हैं। आयरनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज मेंट एंड व्हाट इज सेड। ओके, ये जो डिफरेंस होती है इन दो में, जो बोला जाता है और जो वो चाहता है बोलना। जैसे कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट ले ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं इन आयरनी यूज करना, फॉर एग्जांपल अगर कमरे में फॉर एग्जांपल कोई आपका कंजूस दोस्त है, ठीक है, आयरनी में आप उसको वो मतलब एक ताना दे रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, तो इस तरह समझ ले कि वो थोड़ा कंजूस है और वो उसने एसी नहीं लगाई है। ठीक है, तो आप बैठे हैं कमरे में और गर्मी है ऑटोमेटिकली, तो उसने एसी नहीं लगाया क्योंकि वो कंजूस है, बचत कर रहा है। ठीक है, तो तब आप कहते हैं यार कितना ठंडा है तुम्हारा कमरा, लेकिन यू मीन दैट द रूम इज हॉट नॉट कोल्ड, लेकिन आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बोलना ये चाह रहे हैं कि कमरा गर्म है, एसी तो लगाओ भाई, बट यू आर मेकिंग एन आयरनी आउट ऑफ इट। तो आप आयरॉनिकली बोलते हैं कि यार कमरा बहुत ही ठंडा है, यू मीन्स यू आर एक पॉइंट मार रहे हैं आप उस पे, उसकी कंजूसी पे कि भाई कंजूसी मत कर, गर्मी से हम लोगों को क्यों मार रहा है, एसी चला दे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आयरनी मीन्स, कि आप यू मीन समथिंग बट यू से समथिंग एल्स, उसका ऑपोजिट। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी कि कमरा गर्म है, आप कह रहे हो कितनी सर्दी है कमरे के अंदर, मतलब कितना ठंडा कमरा है। जब आप ये कहते हैं द रूम इज वेरी कोल्ड, सो ये आपका मतलब ये है कि एसी चलाओ, द कमरा और द रूम इज गर्म, ओके, और हॉट। ठीक है, लेट मी रिपीट इट, कट इट ऑफ।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पार्ट को। सो ये जो पिछला पार्ट था उसे काट दें, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरनी के हवाले से कि एक कमरे में जैसे कि आप दोस्त को कहते हैं कि वो जो कमरा है वो गर्म है और वो एसी नहीं चला रहा, कंजूस है, तो आप एक आयरनी वाला स्टेटमेंट देते हैं कि कमरा कितना ठंडा है यार। जब आप ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि यू मीन दैट द रूम इज हॉट नॉट कोल्ड, ठीक है। वो कमरा गर्म है, एग्जैक्टली, इट इज नॉट ठंडा, ओके, इट इज नॉट कोल्ड। तो आप उसे साफ साफ ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं जो आप मीन कर रहे हैं। व्हाट यू मीन इज द रूम इज हॉट, ओके, बट व्हाट एवर यू आर सेइंग इज ऑपोजिट इट। आप कह रहे हो कि द रूम इज कोल्ड, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी उसकी कंजूसी के हवाले से एक आयरनी पेश करते हैं। सो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स। सो यहां पे इसी हवाले से बात की जाती है कि व्हाट इज मेंट एंड व्हाट इज सेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट हैपेंस, व्हाट इज मेंट एंड व्हाट इज अंडरस्टूड, और व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज डन। सो डोंट गो फॉर दिस, ठीक है। द सेम थिंग जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सेम थिंग है। तो ये कुछ एक्शंस और समझना बूझना इसके हवाले से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है इसमें आयरनी के हवाले से। अगर आप नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे जाते हैं, यहां पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट, सेम विलियम शेक्सपियर जिसने ये सोनेट लिखा है, इसी पोएम से रिलेटेड है। तो रोमियो एंड जूलियट में Juliet drinks the sleeping draught and falls into sleep, hoping to be reunited with Romeo, but this results in both their deaths. ठीक है, रोमियो और जूलियट ये सोचते हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दिस इज अ लव स्टोरी, सिंपल। अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो जूलियट जो होती है वो इसमें रोमियो और जूलियट एक दूसरे से जुदा होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर नींद में चली जाऊं, ये नींद की दवा पी लूं, तो आई विल फॉल अस्लीप होपिंग टू बी रीयूनाइटेड विद रोमियो, ठीक है, ताकि मैं रोमियो के साथ जुड़ जाऊं वापस। बट दिस रिजल्ट्स इन बोथ द डेथ्स, ओके, दोनों की मौत हो जाती है, ना कि वो रीयूनाइटेड होते हैं, वो जुदा हो जाते हैं। वो स्लीपिंग पिल्स या नींद की जो दवा है वो लेती है कि नींद में, ख्वाब में हम दोनों वापस एक हो जाएंगे, बट दैट रिजल्ट्स इन दैट डेथ। सो कुछ करने का वो सोचती क्या है कि आई विल बी रीयूनाइटेड विद रोमियो, बट दैट डजंट हैपन। शी और ही, बोथ ऑफ देम डाई, ओके। सो दिस इज व्हाट आयरनी मीन्स। सो रोमियो एंड जूलियट में भी ये आयरनी मौजूद है। उसके बाद आयरनी के बाद आता है एलिटरेशन, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज एलिटरेशन। Alliteration uses repeated similar consonant sounds to create an atmosphere. So जैसे नज़म वगैरह, पोएट्री वगैरह में जो रिदम चलती आ रही है कॉन्सोनेंट्स के हवाले से, जो लेटर्स में यूज होते जाते हैं वहां पे वर्ड्स के शक्ल में, उनमें एक कंटिन्यूटी होती है। वो कॉन्सोनेंट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं रिदमिक मैनर में, ठीक है। जैसे शेरो शायरियां होती हैं, वो आप देखते हैं जिस वर्ड से एंड होता है पहला लाइन, उसी में ऐसे कंटिन्यूएशन, उसी आवाज में एंड होती है सेकेंड लाइन, ठीक है। वो एक रिदम लाती है, उसे एलिटरेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, द सीगल स्क्वाबल्स ओवर स्क्रैप्स, S S S S, okay, all are S, the consonants S are used here. This is an example. इसी तरह और भी बहुत examples आपको मिलेंगे जब आप इस poetry को भी पढ़ेंगे, इसमें भी काफी आपको मिल जाएंगे। So the seagull squabbles over scraps. So this is what alliteration means. The use on and the repetition of consonant sounds, okay, similar consonant sounds, like seagull squabbles over scraps, over को छोड़ के seagull squabbles scraps, okay। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे S S से स्टार्ट होती हैं वर्ड सारे, सो कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे यूज किए गए टू क्रिएट एन एटमोस्फियर। एक एटमोस्फियर मतलब उसको एक अच्छी तरीके से एक रिदम लाने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, जिसे एलिटरेशन कहते हैं। ये आपका थर्ड डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस इन पोएट्रीज। Alliteration is simple, okay, that is not a huge फॉर्मूला और समथिंग जो आपने समझना है। हाँ, सटायर और आयरनी को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। उसे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे हम लोग समझ चुके हैं। अभी
तीसरे और चौथे, तीसरे के बाद एलिट्रेशन के बाद है एजोनेंस। एजोनेंस, व्हाट इज एजोनेंस? लाइक एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की ही सेम थिंग है, लेकिन यहां पे जो है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, स्पेशली वोवल्स के हवाले से, सिमिलर साउंड्स जो वापस रिपीट होती हैं लाइंस में, जो मोस्टली जो वोवल्स के हवाले से रिलेटेड होती हैं, वो जो थी कॉन्सोनेंट्स के हवाले से थी। एलिट्रेशन, एजोनेंस vowel से related है। You can see here, you can like alliteration, assonance is repetition of similar sounds except the sounds are vowels. Okay, they also mimic the action or create an atmosphere. That is the same thing here again, but the difference between alliteration and assonance is alliteration में consonants की sounds होती हैं और assonance में जो involve होती हैं वो हैं vowels के sounds। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे example दिया गया है, double double toil and trouble। So you can see all the OO sounds you mentioned here, which has been repeated again and again, एक माहौल बनाने के लिए, okay? एक माहौल बनाने के लिए, उसको एक rhythmic touch देने के लिए, ताकि वो एक continuity आती है उसमें sentences में। Double double toil and trouble. So you can see the use of vowel sounds here again and again. So if you continue with it and you have the fifth device here, okay? Poetic devices में दो तो हो गए हैं, एक satire था, एक irony था, दो वो हो गए। पिछले जो आपके पेज पे थे, पेज नंबर 67 पे satire और irony 2, alliteration 3, assonance 4 and fifth is imagery. Imagery क्या चीज है? Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of a reader through visual senses as well as the senses of touch, smell, taste और sound. For example, यहाँ पे examples दिए गए हैं। So actually imagery क्या है? Imagery simple है, ऐसे अल्फाजात उसमें इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे details poetry में construct करना जो एक मेंटल इमेजेस आपके जहन में बनाती हैं जब आप रीड करते हैं किसी चीज को। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को, जब आप वो पोएट्री पढ़ रहे होते हैं और उस अल्फाज के साथ आपका सामना होता है, तो आप एक किस्म ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, वो ख्याली दुनिया जो इमेजिनेशन है आपकी, जो आपको इमेजिनेशन में ले जाती है, उसे इमेजरी कहते हैं। वो अल्फाजात या वो सेंटेंसेस या वो ऐसे एक्सप्रेशंस जो पोएट्री में यूज होती हैं, वो आपको ख्याली दुनिया में ले जाएं कि आप इमेजिनेशन में चले जाते हैं और आप इमेजिन करते हैं उसी सिनारियो को, उस पूरे सीन को, वो जो हो रहा है, वो अपने आप को आप वहां पे रख के मतलब महसूस करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे होता तो क्या होता, वगैरह वगैरह वगैरह। सो लाइकवाइज इफ यू create some images in your mind by reading the text, the poetic text, so that is called imagery. So imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader, जो पढ़ रहा है, the reader through visual senses, by देखते हुए, okay, visual senses से, as well as the senses of touch का भी है इसमें, smell का भी है, टेस्ट का भी है और साउंड का भी है। कि किसी किसी में कोई कोयल की साउंड फॉर एग्जांपल मेंशन्ड है, तो आप ऐसे समझते हैं कि मैं उस जंगल में बैठा हूं और मुझे वो कोयल की आवाज़ आ रही है या कोई बुलबुल की आवाज़ आ रही है। या जो मतलब एक सिनारियो आप बना लेते हो, या कोई दोस्त आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसी बारिश हो रही हो, ऐसे माहौल में बंदा बैठा हो, बारिश की जो बूंदों की जो आवाज़ है वो आपके कानों में, या समंदर किनारे उसकी जो आवाज़ होती है, जो टाइड्स एंड वेव्स होते हैं उसके लहर होते हैं, उसकी आवाज़ होती है। तो ऐसी चीज़ें आप इमेजिन करते हो, ठीक है, जब कोई बोलता है या आप खुद रीड करते हो। ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू क्रिएट अ प्लॉट, एन इमेजिनेशन एंड यू फील द सेम थिंग। ओके, आप वो आवाज़ सुनते हैं या उस तरह की शायद कभी कभार आपको खुशबू भी आ जाए इसी तरह की। ठीक है, सो उस तरह की टच फील करना, सो द स्मेल, ऑल द थिंग्स। द थंडर ऑफ क्लाउड्स, ऑडिटोरी, ओके, द थंडर ऑफ क्लाउड्स जो आपको सुनाई देती है, कि जैसे कि बारिश का मौसम हो और गरज बरस के साथ बारिशें हो रही हैं, बादल में जो थंडर्स होते हैं, दैट इज ऑडिटोरी, मीन्स टू हियर समथिंग। द सेंट ऑफ मैंगोज, जब आप सुनते हैं द सेंट ऑफ मैंगोज मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द खुशबू। खुशबू किस चीज की? आम की खुशबू। सो अ काइंड ऑफ यू जस्ट इमेजिन द थिंग, यू ट्राई टू इमेजिन द सेंट ऑफ अ मैंगो।
द रगेड एंड रफ क्लिफ्स, टच के हवाले से यहाँ पे अगेन रगेड एंड रफ क्लिफ्स मतलब वो जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसकी जो सख्ती वगैरह जो होती है, उसकी जो रफनेस होती है, उसके हवाले से रगेडनेस की होती है, उसके हवाले से एक बात है जो टच के हवाले से, वो जो टच महसूस करते हैं आपकी, मतलब वो ऐसे इलाकों में, ऐसे पहाड़ी इलाके में जैसे कि आप वॉक कर रहे हो तो आप उसकी टच फील करते हैं। स्वीट एंड जूसी पीचेस, अगेन टेस्ट, ओके। जब जैसे कि ऐसी चीजें होती हैं, जब कोई अभी टेस्टी फूड वगैरह ऐसी चीजें आप लाइक यू लुक एट इट, जो कहते हैं माउथ वाटरिंग डिश, जब कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी आ गया उसे देख के, मतलब आपने टेस्ट नहीं किया है लेकिन आप ऐसे करते हैं जैसे कि मैं उस टेस्ट को महसूस कर रहा हूं, ठीक है, वो जो फीलिंग आती है वो है टेस्ट की। सो यहाँ पे स्वीट एंड जूसी पीचेस, आड़ू के हवाले से बात हो रही है। जो आड़ू हैं वो जो जूसी होते हैं और बहुत ही मीठे होते हैं, जब आप देखते हैं उनको तो आप एक किस्म की जो एक टेस्ट डेवलप कर लेते हैं कि हाउ स्वीट दे वुड बी, हाउ जूसी दे वुड बी, ओके। व्हेन समवन सेज लाइक दिस you start feeling the same taste, the juiciness sometimes in your mouth, जो कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया ये बात सुन के, या डिश बनाते हुए किसी को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। सो यू काइंड ऑफ स्टार्ट टेस्टिंग इट इन योर इमेजिनेशन। वो तो रियलिटी नहीं होती लेकिन एक किस्म की जो आपकी टेस्ट डेवलप हो जाती है, उसी में एक इमेजिनरी फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है कि आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जैसे कि आप वो चीज डायरेक्टली टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज इमेजरी। ये कुछ 5 डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस, जो पोएट्रीज में इस्तेमाल होती हैं अक्सर औकात। सो यहाँ पे एक्टिविटी आपके सामने है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रीड द पोएम अगेन एंड आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक्स यूज्ड इन द पोएम। सो आप अब एक एज अ एक्टिविटी ले लें, अभी आप घर पे बैठे बैठे ये जो पोएम है इसे पढ़ें। आप तो समझ चुके हैं अभी क्या है पोएम रिलेटेड, उसकी जो वर्ड्स हैं, वर्डिंग्स वगैरह उसे पढ़ें, उसमें देखें उसमें क्या क्या चीज़ें, ये एलिट्रेशन, एजोनेंस, इमेजरी, सटायर, आयरनी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करें इन दिस पोएम, ओके। सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू एज अ रीडिंग स्किल, यू कैन कंसिडर इट, बट इट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी एज वेल, ठीक है। सो ये जो है आपको एक्टिविटी दी गई है कि रीड द पोएम अगेन एंड आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक्स यूज्ड इन द पोएम। इनमें से कौन से, ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे यूज हुए हों, हो सकता है इस पोएट्री में एजोनेंस हो, एलिट्रेशन हो, इमेजरी ना हो सकता है इसमें इमेजरी सटायर हो, आयरनी हो, एलिट्रेशन और एजोनेंस ना हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड। आपको अभी पता है कि सटायर किसे कहते हैं, आयरनी किसे कहते हैं, एलिट्रेशन किसे कहते हैं, एजोनेंस और इमेजरी किसे कहते हैं। तो जब आपने पोएम पढ़ लिया उसमें से आप देखें कि इनमें से कौन सी चीज यू फाइंड इन द पोएम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह we will continue with our other lectures related to your book in our next coming videos. For now, thank you for listening patiently and Allah Hafiz.